हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रे प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है जनरेशंस, कंप्यूटर जनरेशंस। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन इन अ computer terminology is a change in technology a computer was being used. Initially, the generation term was used to distinguish between varying hardware technologies, but nowadays generations include both hardware and software, which together make up an entire computer system. तो जो कंप्यूटर जनरेशन होता है उसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी से, कि हम जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या होता है जनरेशन को रिफ़र किया जाता है। तो पहले के ज़माने में जो होता था, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता था वो जो है जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन को रिफ़र करता था। यानी कंप्यूटर जनरेशन का मतलब होता था कंप्यूटर हार्डवेयर में जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत दोनों में चेंजेस है, उससे हम रेफर लेते हैं कंप्यूटर जनरेशन के लिए। यानी कंप्यूटर जनरेशन का मतलब होता है कि अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर एंड अपग्रेडेड कंप्यूटर हार्डवेयर। जितना लेटेस्ट जनरेशन होगा उतनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलेगी। देयर आर टोटली 5 कंप्यूटर जनरेशंस known till date. Each generation has been discussed in the detail along with their time period and characteristics. तो यहाँ पे हम जो है टाइम पीरियड और उसके क्या क्या फीचर्स हैं उन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हियर अप्रॉक्सीमेट डेटेड अगेंस्ट ईच जनरेशंस हैव बीन मेंशन विच आर नॉर्मली एक्सेप्टेड। तो जो जनरेशन है एक्यूरेटली नहीं है, वो क्या है आपका अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब लगभग। और वो आपका क्या होगा, कब से कब तक वो जनरेशन चला इसके बारे में जो है टेबल में दिया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, फॉलोइंग आर द मेन 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे फर्स्ट जनरेशन है तो ये इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1946 से 1959 तक, और इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। फिर आता है आपका सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन को माना जाता है 1959 से 1965 तक, और इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कंप्यूटर हार्डवेयर में किया गया। और जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन का जो पीरियड है वो आपका 1965 से लेकर 1971 तक माना जाता है। और इसमें जो है आपका प्रोसेसिंग के लिए जो CPU या प्रोसेसर जिसे आप लोग बोलते हैं, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरेशन, जो कि आपका टाइम पीरियड इसका जो होता है 1971 से 1980 तक, और इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया माइक्रो प्रोसेसर में। और इसके बाद आता है आपका फिफ्थ जनरेशन। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1980 से लेके अभी तक, और इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर्स में किया गया। तो अब इसको हम क्या डिटेल से हम देखेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स थे, कंप्यूटर किस तरीके का होता था, और इसके क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज थे जनरेशन के। तो जो आपका फर्स्ट जनरेशन है, इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें पता ही है कि 1946 से 1959 तक था। द कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी एंड द सर्किट फॉर CPU। तो CPU और मेमोरी में इनका इस्तेमाल होता था। दिस ट्यूब लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, और इसमें जो ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ये इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होता था, जो कि प्रोड्यूस करता था लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता था। एंड वेयर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्यूजिंग ऑफ द इंस्टॉलेशंस। तो इसका प्रोन क्या था, फ्रीक्वेंट फ्यूजिंग होती थी इसमें इंस्टॉलेशन के समय। और देयरफॉर वेयर वेरी एक्सपेंसिव एंड कुड बी अफोर्डेबल ओनली वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि इस टाइम में कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत लार्ज होते थे, और ये काफ़ी क्या होते थे, महंगे होते थे, इसलिए इसको केवल जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वही जो है अफोर्ड कर पाते थे।
और इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेर यूज्ड। तो इस समय में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, यानी नॉर्मल जो यूआई ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में आप लोग यूज कर रहे हैं, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता था। पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप वेयर यूज एज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो जो पंच कार्ड था, जो आपका पेपर टेप था या मैग्नेटिक टेप था, इनका इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में होता था। यानी मतलब नॉर्मल जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ट्रैक बॉल, बहुत से ऐसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इन तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस कंप्यूटर में जो आपका प्रोग्राम होता था वो क्या होता था, मशीन कोड में होता था। यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस इस वाले जनरेशन में यूज नहीं होती थी और ना ही असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल इस लैंग्वेज में होता था। तो इसीलिए इसको बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है कि इस जनरेशन में इस्तेमाल हुआ। तो ये इस तरीके का होता था आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, काफ़ी लार्ज बड़े बड़े होते थे। द मेन फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन आर, तो इसमें क्या क्या फीचर्स थे। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ फर्स्ट जनरेशन में। अनरिलायबल, रख रखाव करना इतना आसान नहीं था इस कंप्यूटर के लिए, तो अनरिलायबल था, लोगों की पहुंच से दूर था ये। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, ये जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, ये केवल मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था। वेरी कॉस्टली, बहुत ही महंगा था। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके जो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस थे जो आज के समय में काफ़ी प्रचलित हैं, उस तरह की डिवाइसेस नहीं थी। पंच कार्ड वगैरह का इस्तेमाल होता था, तो इसलिए वो क्या होते थे, वो काफ़ी स्लो होते थे। ह्यूज साइज इसका बहुत बड़ा होता था इस कंप्यूटर का। नीड ऑफ एसी एयर कंडीशनर का ज़रूरत थी। और नॉन पोर्टेबल, मतलब पोर्टेबल नहीं था। और कंज्यूम लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वेयर, तो कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है जो कि अननेसेसरी है, तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे और किस किस तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। तो जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वो है आपका 1959 से 1965। और इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड दैट वेयर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन made of vacuum tubes. In this generation, magnetic codes were used as a primary memory. Magnetic tape and magnetic disk are the secondary storage devices. In this generation, assembly language and high-level languages like Fortran, COBOL were used. द कंप्यूटर यूज बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो कंप्यूटर था इसमें जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था या जो मेमोरीज थी उसमें किसका इस्तेमाल हुआ, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। और ट्रांजिस्टर्स के इस्तेमाल की वजह से इसकी जो साइज़ थी वो थोड़ा सा पहले के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये साइज में छोटा हो गया, थोड़ा सा रिलायबल हो गया, फास्ट हो गया पहले वाले जनरेशन के कंप्यूटर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो। और ये जो जनरेशन था इसमें प्राइमरी मेमोरी में जो है मैग्नेटिक टेप वगैरह का इस्तेमाल होता था और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किया जाता था। और इसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल था वो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, यानी मशीन लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज आती है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, तो इसका इस्तेमाल होता था। एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल इसमें किया गया, जैसे लाइक कोबोल वगैरह। और इसमें क्या होता था, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। और बैच प्रोसेसिंग तो यूज हो ही रहा था, तो इसमें थोड़ा सा फीचर्स क्या हो गए, आपके बढ़ गए। तो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो इस तरीके का था। द मेन फीचर ऑफ द सेकेंड जनरेशन आर, क्या क्या फीचर्स रहे इसमें। तो यूज ऑफ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, रिलायबल इन द कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
पहले के जनरेशन के कंप्यूटर से कंपैरिजन करेंगे तो रिलायबल था, और पहले के ही जनरेशन के साथ अगर कंपैरिजन करें तो स्मॉलर था, और जनरेटेड लेस हीट अगर कंपैरिजन करें हमारे फर्स्ट वाले से तो, और कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी कंपैरिजन अगर आप फर्स्ट जनरेशन से करेंगे तो ये कम जो है इलेक्ट्रिसिटी लेता था। एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले वाले कंप्यूटर से कंपैरिजन करेंगे तो ये फास्ट भी था। स्टिल वेरी कॉस्टली, लेकिन अभी भी बहुत महंगा था, यानी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वही इसको अफोर्ड कर सकते थे। एयर कंडीशनर की ज़रूरत अभी भी थी, और सपोर्टेड मशीन असेंबली लैंग्वेज, तो ये मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज को भी सपोर्ट करने लगा था, और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस को लाइक कोबोल वगैरह। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, तो ये कुछ कंप्यूटर के नाम हैं जो कि अननेसेसरी हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन में आपका किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, तो इसमें आपका आईसी का इस्तेमाल हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था। और ये जो टाइम पीरियड इसका माना जाता है 1965 से 1971। तो द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन अ प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अ सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर along with the associated circuit. The IC was invented by Jack Kelby. The development made computers smaller in size, reliable and efficient. In this generation, remote processing, time sharing, multi-programming operating system were used. High level languages, तो ये सारे के सारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, were used during this generation. तो इस जनरेशन की क्या क्या खास बातें रहीं? आईसी का इस्तेमाल हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ, जिससे क्या हो गया, साइज में और भी कॉम्पैक्ट हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, और ये क्या हो गया आपका एफिशिएंट और रिलायबल हो गया कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड। और इस जनरेशन में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होने लगा था, काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट कर रही थी इस जनरेशन के अंदर। द मेन फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन आर आईसी यूज्ड more reliable in the comparison of the previous two generations, smaller size में small हो गया, generated less heat comparison of the other two generations, ये क्या हो गया, कम मतलब कम हीट को प्रोड्यूस कर रहा था। फास्ट हो गया, मतलब पहले दो जनरेशन जो थे फर्स्ट सेकंड, उनसे क्या हो गया, तेज काम करने लगा। मेंटेनेंस इसका क्या हो गया, लेसर मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस करना इसका आसान था। स्टिल कॉस्टली, अभी भी बहुत महंगा था। एयर कंडीशनर की अभी भी ज़रूरत थी। कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, अगर दो जनरेशन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंपैरिजन करें तो ये क्या हो गया, कम इलेक्ट्रिसिटी लेने लगा था। एंड सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, तो ये दिए हुए हैं जो कि थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हुए। इसके बाद है आपका फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन की क्या क्या खास बातें थी इसको हम देख लेंगे। तो द पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन वाज 1971 टू 1980, यानी 1971 से 1980 तक माना जाता है। और जो द कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। और ये जो सर्किट था इसमें अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट हैव देयर एसोसिएटेड सर्किट ऑन द सिंगल चिप। तो एक ही चिप के अंदर 5000 ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट रिलेटेड एलिमेंट इसके अंदर जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे, मतलब ये छोटे से ही स्पेस में ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थी। इट पॉसिबल टू हैव द माइक्रो कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन, तो इसी की वजह से आपके माइक्रो कंप्यूटर आए और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही पावरफुल थे, कॉम्पैक्ट थे, रिलायबल थे एंड अफोर्डेबल भी थे। एज अ रिजल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर, और इसी जनरेशन में आपके पर्सनल कंप्यूटर का रिवोल्यूशन आया, यानी जिसका हम लोग अपने लिए पर्सनल रूप से इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी यूज। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का इस्तेमाल होने लगा, और हाई लेवल लैंग्वेजेस के रूप में C++, B बेस और इसके अलावा और भी कई हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो रहा था।
वेर यूज इन दिस जनरेशन, जो कि इस जनरेशन में इस्तेमाल किए जाते थे। क्या क्या खास फीचर्स थे इसमें? तो VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वेरी चीप, सस्ता हो गया, पोर्टेबल एंड रिलायबल हो गया, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इनका इस्तेमाल होने लगा, वेरी स्मॉल साइज में छोटा हो गया। और क्या हुआ इसमें? पाइपलाइन प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हुआ, एयर कंडीशनर की अब ज़रूरत नहीं रही, नो एयर कंडीशनर नीडेड। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर के आने तक इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो चुका था, आ चुका था, उसका उदय हो चुका था। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क की फील्ड में इसमें काफ़ी कुछ जो है डेवलप किया गया था। और कंप्यूटर्स बिकम ईजिली अवेलेबल, लोगों के लिए कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल हो गया क्योंकि सस्ता हो गया, रिलायबल हो गया और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगा। फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका जो पीरियड है फिफ्थ जनरेशन का 1980 से लेके अभी तक माना जाता है। और इन दिस फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकम, जो VLSI थी वो चेंज हो गई ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में। और रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप में जो है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ गए। और दिस जनरेशन इज द बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, तो इस जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने लगा। AI को बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI इज एन एमर्जिंग ब्रांच इन द कंप्यूटर साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और विच इंटरप्रेट्स मीन्स मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। AI का मतलब है वेरी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स, यानी जिसमें बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के कोई भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम करे, वो उसे हम AI बोलते हैं। तो AI क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होता है। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, .NET, etc, तो इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। और जो AI है, AI इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो रोबोटिक्स आ जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं आपके, गेम प्लेइंग, गेम खेलना, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन द रियल लाइफ सिचुएशन, तो ऐसे सिस्टम का विकास करना या डेवलपमेंट करना जो कि रियल टाइम सिचुएशन को हैंडल कर सके। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, तो नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड कर सके और उसके अनुसार जो है कुछ एक्शन कर सके। तो ये जनरेशन, इस जनरेशन में ऐसा हो रहा था। और द मेन फीचर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन, क्या क्या फीचर्स थे? ULSI का इस्तेमाल और डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन द पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन द सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, यानी जो कंडक्टर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंडक्ट कर सकते थे, इसलिए इसको सुपर कंडक्टर बोला गया, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस, जो इंटरफेस थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो क्या हो गए? ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो चुके थे। और मल्टीमीडिया फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया इस जनरेशन के अंदर। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट्स, तो इस जनरेशन में क्या हो गया? जो कंप्यूटर था वो तो काफ़ी पोर्टेबल तो हो ही गया था, कॉम्पैक्ट हो ही गया था, इसके साथ काफ़ी सस्ता भी हो गया था। और इसके वजह से ये क्या हो गया? इसका इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इसका भी इस्तेमाल किया जाता था और बहुत तेज़ी से पर्सनल कंप्यूटर्स को बढ़ावा मिला इस जनरेशन के आने की वजह से। सम कंप्यूटर टाइप ऑफ दिस जनरेशन आर, तो जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, क्रोम बुक है, ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के, या कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।